हेलो हेलो हेलो। यस, गुड इवनिंग सबको। चरक संहिता सूत्र स्थान का चैप्टर पढ़ रहे थे पहला। और इसमें अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बाबू? लास्ट में अपन ने पढ़ा था ये वाला कोटेशन कि इस चैप्टर में अब आगे और क्या क्या है। ठीक है, तो 16 मूलिनी, 19 फलिनी, 4 महास्नेह, 5 लवण, 8 पय, 6 शोधन वृक्ष, ये पढ़ रहे हैं। ये सारा कुछ यहाँ जो लिखा हुआ है ना ऊपर वाले कोटेशन में, ये सब यही लिखा हुआ है। ये देखो, जो 16 मूलिनी है वहां से शुरू कर रहा हूं मैं। अब मूलिनी और फलिनी से प्रश्न कैसे आता है कि जैसे 3 मूलिनी दे दिया और चौथा एक फलिनी दे दिया, और वो प्रश्न पूछे कि वो ये पूछे कि निम्न में से कौन सा बाकी सबसे भिन्न है, तो मूलिनी से तात्पर्य है कि वो औषधियां जिनकी मूल काम में संशोधन कर्म, और फलिनी से तात्पर्य जिनके फल काम में आते हैं। इसका मतलब अपने को फेमस मेडिसिन जो है मूलिनी 16 है टोटल, उसमें से कुछ फेमस तो पता होनी चाहिए कि इनकी तो मूल काम में आती है। ठीक है, अब कोटेशन नंबर 78, इसमें अपन 16 प्रकार के मूलिन द्रव्यों को पढ़ रहे हैं। अब एग्जाम्पल है उसमें से जो मार्क कर रहा हूं पे ध्यान देना। हस्तिदंती, हेमवती, प्रत्यक्ष श्रेणी, ठीक, और ज्योतिषमती मिला। अब सुनिए, इसका डिवाइडेशन है नीचे। क्षण पुष्पी च बिंबी च छर्दने हेमवती अपी। 16 में से 3 मतलब टोटल 16 मूलिनी, उसमें से 3 क्या काम आती हैं? छर्दन मतलब वमन के लिए। श्वेता ज्योतिषमती च एवं शीर्ष विरेचने, विरेचनिक नस्य के लिए 2, शिरो विरेचन के लिए। कौन कौन सी है ये? श्वेता और ज्योतिषमती। बाकी जो 11 बच गई वो सभी मूलिनी काम में आते हैं विरेचन के। तो यही ऊपर लिख रखा है मैंने कि 16 मूलिनी में से 3 वामक है, बिंबी, क्षण पुष्पी, हेमवती, और 2 शिरो विरेचक या विरेचनिक नस्य में काम आती है, श्वेता और ज्योतिषमती। ठीक, शेष जो बच गई वो शिरो विरेचक। नेक्स्ट चलिए 19 फलिनी। अब बहुत से बच्चे जो है इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 19 कौन सा है और 16 कौन सा है। जैसे 16 19 मूलिनी कितने फल? तो आप हमेशा याद रखो, पेड़ की जो मूल होती है वो कम होती है, फल उस पर ज्यादा लगते। फलिनी ज्यादा हुए, फलिनी कितने? 19। अब फलिनी के अंदर एग्जाम्पल देखो, जो शुरू के 6 चैप्टर है कल्प स्थान के, मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कृतवेदन, है ना, वो सभी 6 के 6 वामक फल है। तो इन 19 में से जो टोटल वामक होंगे उसमें 6 तो वो वामक। ठीक, अब यहां पर वामक द्रव्य 19 में से 8 है। फलिनी में से 19 फलिनी है, उसमें से 8 वामक। 8 में 6 तो वो, और 2 कौन से हैं? प्रपुस और हस्तिपर्णी। ये ठीक। अब देखना, श्लोक में चलते हैं। लिखता है दामार्गव, इक्ष्वाकु, जिमुतक, कृतवेदन, मदन और कुटज, ये तो हो गए 6 चैप्टर जो 6 वामक द्रव्य कल्प स्थान के हुई। त्रपुस और हस्तिपर्णी, एतानी वमने च एव योज्यानी आस्थापने, ये वमन प्लस आस्थापन दोनों में काम आते। ये 8। ठीक, नस्त प्रच्छर्दने प्रत्यक पुष्पी। अब यहां शिरो विरेचन के लिए एक नया शब्द प्रयोग हुआ है, नस्त प्रच्छर्दन। और एग्जामिनर अगर बच्चे के साथ में खेलना चाहे तो ऐसा पूछ सकता है कि मूलिनी में से नस्त प्रच्छर्दन के उपयोग कितने हैं? तो नस्त प्रच्छर्दन का मतलब वही है शिरो विरेचन। कितने? 1। ठीक, फिर उसके बाद ये कौन सा? प्रत्यक पुष्पी। फिर उसके बाद में बच गए 10, और जो 10 बच्चे हैं वो क्या है?
विरेचक बराबर 10। अब ये तो इनका डिवाइडेशन हो गया मूलिनी फलिनी। कुछ मिलते जुलते नाम है, आप लोग देखना मूलिनी और फलिनी के। जैसे देखो, एक ऊपर लिखा था हस्ती दंती, है ना, तो हस्ती दंती तो है मूलिनी और हस्ती पर्णी है फलिनी, ठीक है। प्रत्येक पुष्पी है फलिनी, जबकि प्रत्येक श्रेणी है मूलिनी। अब आप कैसे याद करोगे, देखो हस्ती प्लस पर्णी प फ, तो फ को अपन पी एच से लिख सकते हैं, तो पी पी वाले जो हैं वो तो आ गए फलिनी में, और ऊपर वाले प्रत्येक श्रेणी और हस्ती दंती वो अपने आप ही किस में रह जाएंगे फिर, मूलिनी। भाई फलिनी में तो ये आ गए तो मूलिनी में रह जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको मूलिनी याद करने हो तो 8 मैंने आपको अलग से याद करवा दिए कि 6 वो और 2 ये, और एक जो ये है प्रत्येक पुष्पी, ये तो स्पेशल केस है ना, नस्त प्रच्छेदन के लिए है, और इसके जैसा ही द्रव्य जो प्रत्येक श्रेणी है वो उधर है। इसके अलावा मूलिनी में अगर और गौर करें तो श्यामा और त्रिव्रत लिखे हुए, पता है इनकी मूल काम में आती है, श्रेष्ठ विरेचक द्रव्य है ना। फिर इसके अलावा सप्तला, देखो सप्तला संख्यनी नाम का एक चैप्टर है, तो सप्तला बराबर मूला, ऐसे याद करो। और शंख किसके जैसा दिखता है, फल जैसे, तो संख्यनी क्या है, फलिनी। बात समझ आ रही। इसके अलावा द्रवंती मिला, द्रवंती किस में है, मूलिनी में। चल यहां देख, संख्यनी मिल गया यहां, फिर त्रिभुज वगैरह ठीक है, ये तो अपनी याद कर चुके हैं। प्रक्रिया उदक्रिया इंपॉर्टेंट करना, प्रक्रिया और उदक्रिया फलिनी द्रव्य है, और फलिनी भी कैसे है, विरेचक। अब अगर एग्जामिनर पूछना चाहे ना तो इनमें से आपसे कई तरह के सेंटेंस दे सकता है कि निम्न पर विचार कीजिए और सही उत्तर छांटिए। जैसे लिख दे कि 6 वामक द्रव्यों के अलावा त्रिभुज और हस्तिपर्णी मूलिनी वामक है, गलत हो गया, फलिनी वामक। तो आपने अगर उतना ही पढ़ा, मूलिनी फलिनी में चूक गए तो भी गड़बड़ हो गई। नस्त प्रच्छर्दन के लिए श्वेता और ज्योतिषमती उपयोगी है, फलिनी में से नहीं है, मूलिनी में से, मूलिनी में से है ना। नस्त प्रच्छर्दन के लिए ओनली प्रत्येक पुष्प है ना। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बराबर इनका समराइज डिटेल कि 19 फलिनी जो है उसमें से वामक प्लस आस्थापक 8 है, 6 प्लस त्रिभुज और हस्तिपर्णी, नस्त प्रच्छर्दन या शिरोविरेचन के लिए 1 प्रत्येक पुष्पी, और प्रक्रिया उदक्रिया इत्यादि शेष 10 बचे हुए किस में काम आते हैं, विरेचन। नेक्स्ट, मूलिनी फलिनी के बाद में चतुर्विध स्नेह। अब स्नेह की डिटेल उस स्नेह अध्याय में पढ़ेंगे, यहां तो खाली नाम दिए कि सर्पी तेल वसा मज्जा स्नेह दृष्टम चतुर्विधम पान अभ्यंग बस्ती नस्यार्तम च एवं योगत। अभी लाइन आ जाए एग्जाम में और ऑप्शन आ जाए मूत्र, लवण, क्षीर और स्नेह, तो आपको याद रखने की लाइन किसकी है, स्नेह की। कैसे याद रखोगे, स्नेह पान करवाते हैं, अभ्यंग में स्नेह का प्रयोग होता है, बस्ती में स्नेह का प्रयोग होता है, नस्य में स्नेह का, ठीक। तो पान, अंजन, बस्ती और नस्यार्थम ऐसी लाइन स्नेह के लिए आती है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, पंच लवण। पंच लवण का पहला आंसर चरक से ही जाता है और इसका सीक्वेंस यही रहना चाहिए, सोवरचल, सैंधव, विड, औदबिद, सामुद्र। ट्रिक है सोस विद ओस, सोस हो गया सोवरचल सैंधव, विड हो गया विद, ओस से हो गया औदबिद और सामुद्र। अब आपसे कोई पूछे लवण द्वय है, सोवरचल सैंधव, लवण त्रय है, सोवरचल सैंधव विड, चतुर लवण है, सोवरचल सैंधव विड औदबिद, पंच लवण है तो पूरा सोस विद ओस, ठीक है। और फर्स्ट आंसर इसी जाएगा लवण का, लवण द्वय, लवण त्रय, चतुर लवण, पंच लवण, चरक से। नेक्स्ट, नमक के सामान्य गुण। देखिए नमक वैसे तो बहुत सारे चीजों में उपयोगी, लेकिन यहाँ जो खास लाइन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर बात करेंगे। अधो भागे ऊर्ध्व भागेशु निरुहेशु अनुवासनेशु, वमन में, विरेचन में, निरु में, अनुवासन में पक्का कौन काम आएगा, लवण। भाई निरु बस्ती में डलता है, अनुवासन में डलता है, वमन में डलता है, विरेचन द्रव्य में डलता है। अभ्यंग भोजन सिरो विरेच इंपॉर्टेंट है। अब ऊपर जो लाइन थी उसमें अपन ने जो स्नेह के लिए पढ़ी थी वो लाइन क्या कह रही थी, पान अभ्यंग बस्ती नस्यार्तम च एवं यूज। इसके अंदर नस्य नहीं है, विरेचनिक नस्य, क्योंकि लवण तो तीक्ष्ण है ना,
उष्ण तीक्ष्ण, जबकि स्नेह तो नस्य का अर्थ होता है स्नेह नस्य, और शिरो विरेचन का अर्थ होता है विरेचनिक नस्य। तो जिसमें नस्य आए वो तो स्नेह है, तेल घी ऐसा कुछ है, तो वो तो स्नेह की लाइन। और शिरो विरेचन लिखा हुआ है तो उष्ण तीक्ष्ण चीज है, तो कौन सी है? लवण होगी ना, दूध तो हो नहीं सकता ऐसा। नीचे देखो आगे क्या लिखता है लास्ट में, अजीर्ण आना उदावर्ते, स्रोतों का अवरोध होने पर लवण स्रोतों अवरोध को दूर करता है। तो लिखता है अजीर्ण आना और वाते गुलमे शूले तथो उद्रे। इस लाइन को ध्यान से सुनना, ऐसी एक लाइन अभी शीर में आई, इसमें लिखा गुल्म शूल और उदर रोगों में उपयोगी। ठीक, नेक्स्ट 8 प्रकार के मूत्र लिख दो। चरक अनुसार मूत्र बराबर 8, सुश्रुत बराबर 9, 9 कौन से? 8 प्लस मानुष मूत्र, 8 प्लस मानुष मूत्र। ठीक है, अब देखो इसको, यहां जो 8 प्रकार के मूत्र बताए उसके लास्ट में छोटा सा शब्द लिख दिया वैसे ही, कि अग्निवेश कह रहा है कि ये सभी मूत्र मैंने आत्रेय के शासन में पढ़े, मतलब जैसा मुझे आत्रेय ने पढ़ाया वैसे मैंने पढ़े। अब इसका प्रश्न बनता है कि चरक संहिता में आत्रेय के शासन के अंतर्गत किसका वर्णन हुआ? अष्टमूत्र। ठीक, अब ये मूत्र क्या है? अजा आवी मतलब भेड़ बकरी। ठीक, गोमूत्र माहिष मूत्र, गाय भैंस, अस्थि मूत्र उष्ट मूत्र, हय और खर, हय बोलते हैं घोड़े को। अब याद करना बहुत आसान है, भेड़ बकरी, गाय भैंस, गधा और घोड़ा। अब ध्यान से देखो, इसमें मानुष मूत्र नहीं, हस्ती और ऊंट है, हाथी और ऊंट है। मतलब चरक ने मनुष्य के मूत्र का चिकित्सार्थ उपयोग या अष्टमूत्रों में उसकी गिनती नहीं की, लेकिन सुश्रुत अंकल ने करी, और सुश्रुत ने कहा भी मानुष मूत्र के लिए, उन्होंने 9वां मूत्र माना। और मानुष मूत्र के लिए सुश्रुत ने क्या कहा? शुभम, सुश्रुत ने मानुष मूत्र के लिए क्या कहा? विषापह। और भाव प्रकाश ने बोला शिवाम। तो विषनाशक बताया सुश्रुत ने मानुष मूत्र, और भाव प्रकाश ने शिवाम्बु। शिव का मतलब कल्याणकारी, मतलब शरीर के लिए अच्छा है, ऐसा भाव प्रकाश बोलते। तो मानुष मूत्र को 9वां मूत्र सुश्रुत ने माना, और शिवाम्बु जो है वो किसने बोला? भाव प्रकाश। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और मूत्र के सामान्य गुण पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एक स्पेशल नोट डाल रहा हूं मैं। मूत्र वैशार, चरक सुश्रुत वाग्भट, रस कटु और अनुरस, अरे बोलो लवण, और दलहन बराबर उल्ट। डलन वाला याद नहीं करना, खाली इतना याद रखना डलन उल्टा, एग्जाम आएगा तो उल्टा कर देंगे। तो मूत्र और क्षार का रस कटु है, और अनुरस क्या बोला है? लवण। यही लिखा है कटुकम लवणान्वित, मिला। उसके बाद में देखो एक लाइन लिखी है बड़ी सुंदर सी, युक्तम आस्थापने मूत्रम युक्तम चे अपि विरेचने। देखो मूत्र का वमन में कभी प्रयोग नहीं होता है ना, तो आपको इस लाइन में वमन कहीं नहीं मिलेगा। अब आप उस ऊपर वाली लवण वाली लाइन से अगर कंफ्यूजन हो मूत्र में, तो वहां तो ऊर्ध्व अधो दोनों ही लिखा हुआ था, यहाँ केवल क्या लिखा है? आस्थापन और विरेचन। आस्थापन बस्ती और विरेचन दोनों से ही दोष अधो मार्ग से निकलते हैं। तो मूत्र का प्रयोग चूंकि वमन में नहीं होता है, तो यहां पर ऐसी लाइन नहीं मिलती। नेक्स्ट और आगे चलो, मूत्र के लिए क्या लिखता है? पांडु रोग उपसृष्टा नाम उत्तमम शर्मम उच्यते। पांडु रोगी जो होता है उसके अंदर स्वेलिंग आती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स मतलब ब्लड सेल कम होती है उसमें, आरबीसी, तो उससे जो बॉडी का फ्लूइड इक्विलिब्रियम है वो चेंज होता है। उसकी वजह से फ्री कैविटीज के अंदर फ्लूइड डिपोजिशन स्टार्ट होता है, जिससे हाथ पांव में या सब ऑर्बिटल एरिया में इन जगहों पे स्वेलिंग आती है, पफी फेस होता है। जनरली ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत अच्छे से ऐसा दिखता है
माल न्यूट्रिशन वाले एनीमिया के अंदर, जिसमें प्रोटीन की कमी हो, है ना, आयरन की कमी हो, उन केसेस। तो अब इसके अंदर शोथ की कंडीशन उत्पन्न हो गई बेसिकली पांडु के अंदर, और शोथ की चिकित्सा है डायूरेटिक्स, मूत्रल द्रव्य, मतलब जो द्रव्य शरीर में से पेशाब के रूप में एक्स्ट्रा पानी को निकालते हैं उन्हें डायूरेटिक्स कहते हैं, मूत्रल कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मूत्र खुद एक डायूरेटिक द्रव्य, मतलब मूत्र जो है वो डायूरेसिस करवाता है। अगर मूत्र का प्रयोग अपन किसी रोगी में करते हैं तो उस रोगी में प्रतिदिन निकलने वाले मूत्र की मात्रा की राशि बढ़ जाए, तो यहां पर पक्का काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा फूड है, फूड एक्स्ट्रा है इसके अंदर, इसीलिए तो फ्री कैविटीज में जा रहा है। तो पांडु रोगियों में उत्तम शर्म मतलब शांतिकारक। और एक बड़ी और सुंदर लाइन अक्सर एग्जाम में आती है, श्लेषमाणम सम्येत पीतम मारुतम च अनुलोम। अब जो चीज कटु और उष्ण है वो कफ का शमन पक्का करेगी, तो श्लेषमाणम सम्येत समझ में आता है। आगे लिखा मारुतम च अनुलोम। देखो मूत्र की पीएच जो होती है वो एसिडिक होती है ना, इसका मतलब मूत्र अम्ल रस युक्त भी है, भले ही आप इसको कटु रस बोलो। भाई संहिता के हिसाब से अगर आप इसको ऐसे बोलो कि इसमें एक कटु रस, इसका एकमात्र रस बोल सकते हो, अनुरस लवण बोल सकते, लेकिन अगर इसकी पीएच 7 से कम है तो अपन मॉडर्न के हिसाब से सोचें तो मूत्र का नेचर एसिडिक हुआ कि नहीं हुआ। और आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है कि वात अनुलोमक श्रेष्ठ रस कौन? अम्ल रस। वात शामक श्रेष्ठ रस मधुर है। वात शामक श्रेष्ठ रस कौन सा बाबू? मधुर। लेकिन वात अनुलोमक श्रेष्ठ रस कौन सा है? अम्ल। शामक का अर्थ है जो वात को शमन कर दे, अनुलोम का मतलब है कि जहां वात के मार्ग अवरुद्ध हो और वात जो है उसका अनुलोमन नहीं हो रहा, रुक रही, उन जगहों से वात के अनुलोमन हेतु श्रेष्ठ है। तो उस अर्थ में मारुतम च अनुलोमियत लिखा। नेक्स्ट, 8 प्रकार के मूत्र का अलग अलग वर्णन है और एक बार याद करने से पक्का सबको याद हो जाएगा, ध्यान देना इसमें। सबसे पहले भेड़ का पढ़ रहा हूं, आवी मूत्र, जितना बता रहा हूं उतना ही पढ़ना। पित्त अविरोधी, मतलब आवी मूत्र अगर कोई मैं कहूं कि ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है तो दोस्त हुआ। तो पित्त अविरोधी का मतलब पित्त को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मतलब पित्त को बढ़ाए। तो आवी मूत्र के लिए एक टुकड़ा याद करने वाला हो गया, पित्त अविरोधी। दूसरा, आगे बढ़ते हैं, अजामूत्र। जहां पर भी ब्लीडिंग डिजीज होगी वहां स्तंभन के लिए बकरी के प्रोडक्ट जरूर काम आएंगे। अजामास, अजामूत्र, अजापय, एस। क्यों? क्योंकि बकरी से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सब क्या करते हैं? स्तंभन। और आपको पता है स्तंभक रस 3 होते हैं जो पित्त का शमन करते हैं। कौन कौन से? कषाय, तिक्त, मधुर। और इसके मूत्र में देखो 2 स्तंभक रस दिए हुए, कषाय, मधुर। और क्या लिख दिया? पथ्यम। अब प्रश्न आता है कि पथ्य मूत्र है और सब गोमूत्र कराते हैं गलती से, लेकिन पथ्य का मतलब है कि इजीली डाइजेस्टेबल। तो गाय के मुकाबले बकरी के प्रोडक्ट ज्यादा लघु होते हैं, इसलिए पथ्य मूत्र गाय का नहीं है, किसका है? बकरी का, अजा का। नेक्स्ट, नंबर 1 आवी, नंबर 2 अजा। अजा के लिए पूरी लाइन, कषाय, मधुर और पथ्य। नेक्स्ट, तीसरा गब्ध। स मधुरम किंचितम दोषग्नम कृमिनुस। अब ध्यान से सुनो, मधुर प्लस दोषग्न प्लस कृमिनुस, कृमि कुष्ठ, ये पक्का गब्ध। गाय के लिए आप लिखोगे कि ये मधुर प्लस दोषग्न
प्लस कृमि कुष्ठ नुत। अब थोड़ा सा इजीली याद कराता हूं, देखो बकरी में मधुर है, इसमें मधुर है, ये पथ्य है, ये दोषज्ञ, ये कषाय युक्त है, ये कृमि कुष्ठनाशक। बकरी से कंपेयर करके याद कर सकते हो कि एक तो सिमिलर हो गया मधुर मधुर, उधर बकरी में कषाय, इसमें कृमि कुष्ठ होता है, और इसमें पथ्य की जगह क्या लिखा हुआ है, दोषक। नेक्स्ट देखो चौथे, फोर्थ नंबर क्या लिखता है, माहिष। माहिष मतलब भैंस। एक तो सबसे खास बात है अर्श शोफोदर्गनम, तीनों ही डिजीज में स्वेलिंग है। उधर रोग बोलते हैं एसाइटिस को, अर्श पाइल्स में स्वेलिंग है, और शोफ तो खुद स्वेलिंग है। और मजेदार बात सुनो, इसके लिए लिखा शैशारम माहिष, क्षारीय मूत्र होता है माहिष। और क्षार का प्रयोग कहां होता है, अर्श। अरे क्षार कर्म, क्षार सूत्र पाइल्स फिस्टुला में यूज होता है ना, तो याद रखना आसान है कि किसके मूत्र में क्षार है, बोले माहिष के। अच्छा, तो फिर अर्श शोफ उधर वाली लाइन किसकी है, माहिष मूत्र। नेक्स्ट, हाथी का मूत्र, हस्तिक मूत्र, क्या लिखता है, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए लिखा है लवणम मूत्रम, तो एक तो लवण रस, ठीक, प्लस क्या लिख दिया, कृमि कुष्ठी नाम, वही गाय वाली से वैसी लग लो। नेक्स्ट देखो उष्ट, और कोई रह थोड़ी क्या। नेक्स्ट देखो आगे क्या लिखता है, उष्ट मूत्र के लिए ओस्ट्रम उच्यते श्वास कासग्नम। रेस्पिरेटरी डिजीज में किसका मूत्र उपयोगी है, उष्ट, ठीक है, वो आप लिख देना, उष्ट बराबर श्वास कास, और उतना ही पढ़ना जितना पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट, वाजी बोलते हैं घोड़े को, आप सीधा याद करो, वाजी नाम विषापहम, जो कि सुश्रुत में कौन था, मानुष मूत्र था विषापम। सुश्रुत में मानुष विषापम था ना, यहां किसका है, विषापम। अब उसके आगे कुष्ठ वर्ण लिखा, वो ठीक है, वैसे वह याद हो जाएगा, वाजी बराबर विषापम, ठीक। नेक्स्ट, खर गर्दभ का, जो साइकेट्रिक डिजीज होती है उन सब में, उन्माद, अपस्मार, ग्रह विनाश मिला, तो मानस रोगों में हो गया, साइकेट्रिक डिजीज में, लेकिन आपको याद करना है खर बराबर उन्माद, अपस्मार, ग्रह विनाश, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 8 प्रकार के मूत्र हैं, आपको याद हो जाने चाहिए, मैं एक बार शॉर्ट में आपको रिवाइज करवा देता हूं। आभिमूत्र पित्त है विरोधी, अजामूत्र कषाय मधुर पथ्य, गोमूत्र मधुरम किंचित दोषग्नम कृमि कुष्ठिना, माहिष मूत्र अर्श शोभ उदरग्नम शैशारम, आस्तिकम लवणम प्लस कृमि कुष्ठि, उष्ट का मूत्र श्वास कास में, वाजी बराबर विषापहम, और खर बराबर उन्माद, अपस्मार और ग्रहनाश, याद होना चाहिए पक्के से। नेक्स्ट, 8 प्रकार के दुग्ध। चरक ने जो 8 मूत्र माने हैं ना, उसके अंदर किसको नहीं लिया, मानुष को, और खर को, गर्दभ को लिया है, गर्दभ को लिया है ना। अब इसका उल्टा कर दो पय में, चरक बराबर पय, 8 पय बराबर क्या, मानुष मतलब स्त्री पय तो लिया है, लेकिन किसका पय नहीं लिया है, खर या गर्दभ का पय नहीं लिया। ये बेसिक डिफरेंस है। बाकी ये 8 और मतलब ये 7 तो डिट्टो सेम है, कि जिन जानवरों का 7 का मूत्र लिया है उन्हीं का दूध लिया है, लेकिन गर्दभ को हटा के उसकी जगह किसको ऐड कर लिया, स्त्री शीर। लास्ट में लिख दिया स्त्री नास्त। यहां एक शब्द लिखा हुआ नागी नाम, ये हस्तिनी का पर्याय, ठीक है, मिला। और एक लिखा वडवा, ये घोड़ी को बोल। चलिए नेक्स्ट, अब दुग्ध के सामान्य गुण, ध्यान से सुनना आप लोग। दुग्ध के सामान्य गुण देखो। दुग्ध जो है
वो बेसिकली दूसरी लाइन से देखो, ध्यान दो, प्रेरणम ब्रंगनम वृश्यम मेद्यम बल्यम मनस्करम। मनस्करम पे ध्यान देना। जितनी भी मिठाइयां आप खाते हैं वो आपको टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दूध का प्रोडक्ट होता है कोई नहीं, या तो उसका खोया या उसका मावा जो होता है वो, या दूध को गाढ़ा करके रबड़ी बनाई हुई हो। और कुछ लोगों को दूध पीने में बहुत टेस्टी होता है, जैसे जनरली अपन सर्दियों में जो कढ़ाई का दूध होता है वो पीते हैं। तो दूध में एक गुण है कि दूध टेस्टी होता है, मनस्करम का यही मतलब। तो प्रेरणम ब्रंगनम वृश्यम मेद्यम बल्यम, ये तो घी भी हो सकता है, लेकिन घी पीने में टेस्टी नहीं होता। मनस्करम आ गया मतलब पक्का कौन है? दूध। आगे लिखा है जीवन्यम श्रम मरम श्वास काश निरहरण। जीवन्यम पे ध्यान दो। जीवन्यम का मतलब है वाइटलिटी को बढ़ाने वाला, जीवनीय शक्ति को बढ़ाने वाला। क्यों? क्योंकि ओज के 10 गुण जो होते हैं वो 10 के 10 गुण किस में पाए जाते हैं? गोदूध। गाय के दूध में वही 10 गुण होते हैं जो ओज में होते हैं। तो ओज बढ़ता है तो जीवन क्षमता बढ़ती है, वाइटलिटी बढ़ती है। और ओज बढ़ाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? दूध। तो जीवन्य श्रम हर, श्रम मतलब थकान मिटाने वाला। ठीक, नेक्स्ट अगली लाइन देखो, हंति शोणित पित्तम च संधानम वेतस्य। रक्त पित्त शतशीर्ण, इनमें लाक्षादि शीर देते हैं, लाक्षा को दूध में घोल के देते हैं। तो दूध जो है वो रक्त और पित्त का तो पक्का शमन करेगा, क्योंकि मधुर मधुर शीत है, मधुर रस मधुर विपाक शीत वीर, एंटी एसिड है ना। तो शोणित पित्त का शमन करके और संधान करता है। एक लाइन आगे और है, सर्व प्राण भृताम सातम्य। सभी प्राणियों को सातम्य, मतलब कि कोई भी जीव हो, शेर का बच्चा हो, आदमी का बच्चा हो, कुत्ते का बच्चा हो, सभी प्राणियों को सूटेबल है कौन? दूध। आगे, पांडु रोगे अम्ल पित्ते च शोषे गुल्मे तथोद्र। अभी मैंने आपको बोला कि दूध एंटी एसिड है। जिन लोगों को एसिडिटी रहती है डॉक्टर क्या बोलते हैं कि ठंडा दूध पियो, मिश्री डाल के, हरी इलायची डाल के, ऐसा बोलते हैं। तो पांडु रोग के साथ में अम्ल पित्त आ गया तो पक्का कौन है? दूध है भाई। पांडु रोग में शर्म वाली लाइन आती तो मूत्र था, लेकिन मूत्र एंटी एसिड थोड़ी है, वहां अम्ल पित्त नहीं आता। आगे लिखता है शोषे गुल्मे तथोद्र। मिला? ये लाइन जस्ट पढ़ी अपन ने। अरे ये लाइन अभी इसकी जैसी मिलती पड़ी ना। क्या पढ़ी? किसमें थी वो गुल्म वाली लाइन? किसमें थी? लवण की। तो लवण तो क्या था? अरे लवण ये अभी जस्ट पढ़ा ना भाई। ये देखो ये लाइन जो जस्ट अभी पढ़ी, गुल में शूले तथो उतरे, है ना, ये लवण है। और ये जो है आपका दूध, उसमें क्या लाइन है? शोषे गुल में तथो उतरे। अब फर्क समझो। शोष का मतलब होता है अंडरवेट होना, है ना, शरीर के अंदर माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन। तो जिसमें शोष आएगा वो दूध ही तो होगा, नमक थोड़ी होगा। बात समझ पा रहे हो? तो शोषे गुल में तथो उदरे आए तो पक्का कौन है? दूध। और गुल में शूले तथो उदरे आए तो लवण। एक चीज और सुन लीजिए, दूध एक अच्छा लेगिस्टिव है। अगर आप रात को दूध पी के सोते हैं, या कुछ लोग मॉर्निंग में अगर गरम गरम दूध या चाय पीते हैं तो उसके बाद में उनके वेग आने लगते हैं, मल के, तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। पुरुषे ग्रथिते पथ्यम वात पित्त विकारिणाम। और पूरी दुनिया को पता है कि अगर मधुर मधुर शीत है तो मधुर और शीत होने से वात पित्त का तो क्या करेगा? समझ, कफ वर्धक है। लेकिन इसलिए सर्दी खांसी जुकाम होने पर अपन बोलते हैं कि मलाई वाला दूध नहीं पीना चाहिए, नहीं तो गला चिपक जाए, घी नहीं लेते, है ना, क्योंकि वो भी क्या करता है? कफ को बढ़ाता है। कफ बढ़ेगा और वात कफज व्याधियां होती, जितना कफ बढ़ेगा उतना ही वात अवरुद्ध होगा। ठीक, तो इस बात का ध्यान दें कि पुरुषे ग्रथिते पथ्यम वात पित्त विकारिण। ठीक है, ये इसकी लाइन है। इसके ऊपर एक चीज दी हुई, आपको वैसे ही समझा रहा हूं, एग्जाम में आए नहीं आए उसके हिसाब से नहीं। एक शब्द यह अतिसार, ये कह रहा है कि दूध दस्त को रोकने का काम भी करता है, एंटी डायरियल भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है कि
एक स्थिति होती है परिस्रव। परिस्रव नाम की एक स्थिति होती है, एक रोग होता है ऐसा मानो। पेशेंट आएगा आपके पास कि डॉक्टर साहब मुझे दस्तें लग रही, डायरिया हो रहा। आप बोलोगे कितने बार लेटिन जाते हो दिन में? बोले कभी 5 बार, कभी 7 बार, कभी 8। अब आपने मान लो उसको एंटी डायरियल ड्रग्स दे दी, तो पेशेंट को वेग तो आने कम हो जाएंगे, लेकिन वो कहेगा कब्जी अभी भी नहीं मिटी है, मेरे स्टूल हार्ड है। एक्चुअल में परिस्रव की स्थिति माइल्ड कॉन्स्टिपेशन की स्थिति होती है, न कि डायरिया की। जिस व्यक्ति को 1-2 बार 24 घंटे में जाने से मल शुद्धि नहीं होती है कॉन्स्टिपेशन के कारण, वो आके क्या बोलता है कि मेरे को दिन में 5-6 बार जाना पड़ता है, डायरिया हुआ। अगर ऐसे आदमी को दूध दोगे तो लेक्चर काम करेगा? करेगा ना। उस अर्थ में अतिसार लिख दिया है। हेलो, हाँ जी, हेलो, कहाँ पे? हाँ हाँ, मैं भेज रहा हूं। ठीक है, चलिए। अब इनमें से कोई भी लाइन आए तो आंसर करना। अब ये लाइन रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई तो आंसर हो जाएगा। अरे कोई पार्सल आया बाप। नेक्स्ट, आगे देखो। षडशीरी वृक्ष, सॉरी षडशोधन वृक्ष। 6 वृक्ष है जो शोधन का काम करते हैं। इस पहले चैप्टर में 6 अलग से बताए। इनमें से 3 की छाल शोधन करती है, 3 का शीर शोधन करती है। ठीक है, टोटल शोधन वृक्ष कितने बताए पहले चैप्टर में? 6। लिखता है अथा अपरे त्रयो वृक्षा प्रत्येक फल मूली भी, मतलब मूलिनी फलिनी के अलावा 3 और ऐसे फल है। स्नूही, अर्क, अश्मंतक। वमने अश्मंतक, स्नूही शीरे विरेचनम, शीरम अर्कस्य वमन विरेचनम। इधर देखो, ये वाले 3 ऐसे वृक्ष हैं जिनका लेटेक्स निर्यास काम में आता है। एक है अश्मंतक, ये मोरेसी कुल का प्लांट है। एक है स्नूही और एक है अर्क। ये कह रहा है अश्मंतक वमन के लिए। अश्मंतक का शीर किस काम आता है? वमन के लिए। स्नूही का शीर तो आपको पता है ना, विरेचन के लिए काम आएगा। और अर्क शीर क्या बोलता है? वमन विरेचन बोथ। तो अश्मंतक शीर वमनार्थ, स्नूही शीर विरेचनार्थ और अर्क शीर वमन प्लस विरेचन दोनों के लिए। या मैं इसको बोल दूं उभय तो भाग हर शीर, कह सकते हैं। दोनों भाग, ऊपर नीचे दोनों से दोषों को निकाल रहा। नोट डाल के लिखो। शुभम बता, शारंगधर के अनुसार उभय तो भाग हर, बता। देवता। शारंगधर ने किसके उभय तो भाग हर बोला है? देवता। नेक्स्ट, आगे देखिए। 3 शीरी शोधन वृक्ष के बाद पढ़ेंगे 3 ऐसे वृक्ष जिनकी छाल या त्वक काम में आती। आगे है श्लोक, लेकिन मैंने यहीं पे लिख दिया। पूतिक, तिलवक, कृष्णगंधा। दिख रहा है ना ब्लू कलर में? ये पूतिक, तिलवक, कृष्णगंधा। सुनिए, पूतिक और तिलवक दोनों ही विरेचनार्थ उपयोगी, और कृष्णगंधा का वमन विरेचन कुछ नहीं लिखा है। कृष्णगंधा के संदर्भ में बहुत सारे रोग दिए हुए। ठीक, पूतिक और तिलवक विरेचनार्थ, कृष्णगंधा में कोई रोग का नाम। कैसे समझेंगे? इधर देखिए।
इन तीन के अलावा तीन ऐसे और वृक्ष है, मतलब इन तीन शीरी वृक्ष के अलावा तीन ऐसे और वृक्ष जिनकी क्या काम की है, त्वच मतलब छाल। पूतिक, कृष्णगंधा, तिलवक, इसकी ट्रिक भी यही होगी। पूतिक, पूतिक, तिलवक, कृष्णगंधा। और जिनकी छाल काम में आ रही है उसमें से ऊपर वाले दोनों क्या काम आ रहे हैं, विरेचनार्थ उपयोग। और इस कृष्णगंधा का जिक्र आएगा तो क्या आएगा, किसी रोग का नाम आएगा। जैसे देखो लिखता है विरेचने प्रव्युक्तम पूतिक तिलवकस्तथा। अब है तीसरा कृष्णगंधा। यहाँ बहुत सारे रोग दिए, परिसर्प, शोथ, अर्श, है ना, दद्रु, विदृति, गंड, कुष्ठ, अलजी। अब कोई भी रोग का नाम दिया हुआ हो और ऑप्शन में षडशीरी वृक्ष दिए हुए, वो सॉरी षडशोधन वृक्ष दिए हो, या फिर तीन ये छाल वाले दिए हो, तो पक्का कौन सा है जिस जो डिजीज वाले में जाएगा, कृष्णगंधा। क्योंकि पूतिक, तिलवक तो विरेचन में, उधर जो अश्मंतक, स्नूही और अर्क थे, अश्मंतक का शीर वमन में, स्नूही का विरेचन में, अर्क का दोनों में था। और इसी तरह उबे तो भागर शारंगधर ने किसको बोला है, देवदाली, है ना। देवदाली क्या है वो आगे कल के स्थान में समझ में आएगा, चरक। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब सुंदर सुंदर बातें कहता है कि औषधीर नाम रूपाभ्याम जानते अजपा वने अविपाश गोपाश्च अन्य वनवासन। कहता है कि औषधियों को सिर्फ नाम से और रूप से जान लेने से, मतलब उनकी मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन करने से ये नहीं हो जाता कि अब आप उसका यूज किसी पेशेंट में कर लो। आपको पता है ये नीम है, आपको पता है कि ये गिलोय है, आपको पता है कि ये बल्ला तक है। ये बोला, ये बात तो गाय भैंस चराने वालों को भी पता होती है, जो वन में वनवासी रहते हैं उनको ही पता होती है क्या, नाम और रूप का ज्ञान। लेकिन चिकित्सा के लिए क्या चाहिए, युक्ति, योजना, कितनी डोज है, पेशेंट की प्रकृति क्या है, रोग की प्रकृति क्या है, ड्रग का रसगुण वीर्य विपाक क्या है, ये ड्रग इस रोग में संप्राप्ति विघटन किस तरह से करेगी, अभी ऋतु क्या चल रही है, पेशेंट जो है उसकी शारीरिक प्रकृति क्या है, सार क्या है। तो जब 10वीं परीक्षा भाव पढ़ते हैं अपन, प्रकृति, विकृति, सार, सैनन इत्यादि, 10वीं रोगी परीक्षा, तो एक तो रोगी परीक्षा, रोग परीक्षा, निदान पंचक वाली 5, फिर उसके बाद में ड्रग के बारे में, रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव, फिर उस रोग की संप्राप्ति देख के और उस ड्रग को किस ड्रग के साथ कितनी मात्रा में खाने से पहले या बाद 10वीं औषध काल को सोच के अनुपान क्या रखना है, इस तरह से डिसाइड होती। तो ये बोल रहा है सिर्फ ये जान लेने मात्र से कि ये पेड़ ऐसा है और इसका नाम है, इससे चिकित्सा नहीं होती। क्या लिखता है, न नाम ज्ञान मात्रेन रूप ज्ञानेन वा औषधि नाम परा प्राप्ति कश्चिद वेदितुर महर्त। कहता है कि सिर्फ नाम और रूप का ज्ञान करने से औषध का संपूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता। तो फिर तत्वविद कौन है, मतलब कौन है जिसको सारा ज्ञान है ऐसा माने। तो कहता है योगविद तू रूप ज्ञातासाम तत्वविद उप, जिसको औषध का नाम, औषध का रूप और योग बनाना आता हो, युक्ति बनानी आती हो, युक्ति लगानी आती, वो ही तत्वविद। तत्वविद का मतलब होता है जो डीपेस्ट नॉलेज रखता है किसी चीज का, ठीक। किम पुनर्विजानियाद औषधि सर्वथा। और ये कह रहा है कि वैद्य जी की तो क्या ही बात करें, जिनको तो औषध हर तरह से पता है, मतलब ऐसा वैद्य जिसको रूप, उसका नाम, रसगुण वीर्य विपाक प्रभाव और उस औषध संबंधित सारी जानकारी हो और वो युक्तिज्ञ भी हो, तो फिर ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। तो तत्वविद कौन है, जो योगविद, जिसको योग बनाना, ठीक। श्रेष्ठ चिकित्सक कौन है, कहता है योगम आसाम तू यो विद्याद देश काल उपादितम पुरुषम पुरुषम विक्षम स गेयो भीषकम उत्तम। आयुर्वेद का अच्छा डॉक्टर होगा वो कभी भी सेम डिजीज के लिए भी सेम दवाई अलग अलग पेशेंट को नहीं देगा, वो अलग अलग पेशेंट को अलग अलग दवाई ही देगा। जैसे मान लीजिए 2 पेशेंट आए कंटिन्यू सियाटिका के, मतलब गृदर्शी, तो ये इस बात की गारंटी, अगर आयुर्वेद का डॉक्टर है, समझदार है, तो पक्का कोई ना कोई चेंज तो दोनों की दवाई में होगा। क्यों, पुरुषम पुरुषम विक्षम स गेयो भीषकम उत्तम। हर एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग सोच के
और युक्ति लगाने वाला वैद्य ही श्रेष्ठ वैद्य है। तो ये उत्तम वैद्य क्या लक्षण है, पुरुषम पुरुषम विक्ष। ठीक, और योग का भी देश काल और पुरुषम पुरुषम विक्ष मतलब प्रकृति विकृति सार सैनन सात्म्य सत्व आशक्ति व्यायाम शक्ति ये सब देख। नेक्स्ट, अविज्ञात और विज्ञात औषध कहता है कि जिस औषध के बारे में पता नहीं, अब तुमने देखा हो गांव में अक्सर नीम हकीम बैठे रहते हैं, शहर में बैठे रहते हैं या टेंट लगा के, उनको कुछ नहीं पता। तो ये कहता है कि यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्नि शनि यथा, जैसे विष है, जैसे शस्त्र है, जैसे अग्नि है, जैसे शनि है, वैसे होती है अज्ञात औषध। जैसे आपने वो देखा होगा ना, मैन वर्सेस वाइल्ड आता डिस्कवरी पे, तो उसमें वो कई कई जगहों पे जाता है तो बहुत सुंदर फ्रूट दिखाता है, फिर बोलता है इसको खाना नहीं है, नहीं तो आपकी जान जा सकती है, क्योंकि ये सुंदर सा दिखने वाला फल बहुत जहरीला है। वैसे ही औषध के बारे में पता नहीं है तो वो औषध विष है, शस्त्र है, शनि है, और अगर औषध के बारे में नॉलेज है तो वो औषध अमृत है। रेफरेंस चरक सूत्र 1। नेक्स्ट 126 कहता है कि अगर औषध का नाम पता नहीं, रूप पता नहीं, गुण पता नहीं, और उस औषध को यूज कैसे करना ये भी नहीं पता, ठीक, और अगर वो कहे कि मैं इस औषध के बारे में जानकारी रखता हूं, तो ये जानकारी अनर्थक, मतलब ये वही बात है कि कोई कहे कि पता है अश्वगंधा क्या होता है, और अश्वगंधा के बारे में उसने 4 बातें सुनी सुनाई बोल दी, लेकिन अश्वगंधा किसको देना है, कितनी मात्रा में देना है, किस ऋतु में किसके साथ देना है, ये योग बनाना जिसको आता हो वही यूजफुल है। खाली थोड़ा बहुत ज्ञान होना अनर्थक है, क्योंकि दुर्युक्त है ना, युक्ति लगानी नहीं आती। ठीक, नेक्स्ट बड़ी सुंदर लाइन एक और, योगादम अपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत्। युक्ति क्यों इंपॉर्टेंट है, कहता है जिसको युक्ति आती है, योग आता है, वो तीक्ष्ण विष से भी क्या बना लेता है, उत्तम भेषज, बेस्ट मेडिसिन। जैसा आपने नाम सुना होगा अमृत भल्ला तक अवले। ठीक, भेषजम च अपि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम। और अगर कितनी ही अच्छी औषध हो, उसको सही से यूज नहीं किया जाए तो जानलेवा हो सकती है। जैसे आपने अक्सर सुना है कि लोग नींद की गोलियां खा के मर गए। अब नींद की गोली वैसे तो काम की है, जिसको नींद नहीं आती उसी को पता है नींद नहीं आती जब क्या होता है, तो उसके लिए तो अच्छा ना, रात को ली, सो गए आराम से, अगला दिन ओके। लेकिन वही अगर उसकी डोज का ध्यान नहीं रखा, जैसे कुछ लोग इंटेंस नहीं लेते ना कि सुसाइड करने के लिए, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो अमृत थी वो जहर बन गई ना। तो भेषज भी अगर दुर्युक्त पूर्वक प्रयोग की जाए तो क्या बन सकती है, विष। चरक सूत्र 1। रेफरेंस अगली लाइन, तस्मात् न भेषजाम युक्तम युक्ति बाह्येन भेषजम। इसलिए वैद्य को कभी भी युक्ति की आउट लिमिट में नहीं रहना चाहिए, मतलब युक्ति की टेरिटरी ये है तो वैद्य को इसके अंदर रहना चाहिए, इसके बाहर नहीं रहना चाहिए। यही प्रश्न है कि युक्ति बाह्य वैद्य होता है, बुरा होता है, ये पता होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि ये ग्राही वैद्य नहीं है, ये त्याज्य वैद्य है। क्योंकि लोग सिर्फ युक्ति पढ़ते हैं, युक्ति बाह्य मतलब युक्ति से बाहर का, तो युक्ति से बाहर का अच्छा होता ही नहीं है। तो अब सत्य है, सत्य में आ जाए कि वैद्य को युक्ति बाह्य होना चाहिए, गलत है। वैद्य युक्ति बाह्य नहीं होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 132 नंबर का कोटेशन कहता है कि डॉक्टर को रोगी से धन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चरक ने पूरी चिकित्सा किसके लिए बताई, भूत दया के लिए, परोपकार। क्योंकि राजवैद्य थे ना, राजा की तरफ से फंडिंग बहुत मिलती थी, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इंचार्ज था चरक, ऐसे माना। तो वो समझाता था किसको, नीचे वाले डॉक्टर्स को, नर्स कंपाउंडर उनको, कि हॉस्पिटल में अगर किसी ने 1 रुपया भी लिया किसी से तो ठीक नहीं, फ्री ट्रीटमेंट दे रही है सरकार तो फ्री करना। तो वो यही कह रहा है, उनको मतलब शर्म आए इसलिए ऐसी बातें लिखता है, वरम आशी विश्व विषम क्वथितम ताम्रम एवं वा।
खतरनाक से खतरनाक सांप का जहर पी लेना अच्छा है, पिघला हुआ तांबा पी लेना अच्छा है, अग्नि संतप्त अयोगुड़ मतलब लोहे के गोले खा लेना अच्छा है, लेकिन शरण में आए हुए किसी भी रोगी से खाना पीना या पैसा नहीं लेना चाहिए। ग्रहीतम अन्नम पानम व वित्तम व रोग पीड़िता, ये अग्रहण्य। ठीक। नेक्स्ट, चिकित्सक को हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। और ये तो पता भी है आपको कि जैसे आप किसी को पूछो कि क्या काम करते हो, तो वो कहेगा कि मैं आर्मी में हूं, वो कहेगा मैं टीचर हूं, वो कहेगा मैं सिविल सर्वेंट हूं, ये करता हूं। आपको पूछेंगे कि आप क्या करते हो, तो सही आंसर ये है कि मैं प्रैक्टिस करता हूं। डॉक्टर ही तो बोलता है, वकील और डॉक्टर हमेशा क्या करते हैं? प्रैक्टिस। इसका मतलब अपने वाले वृत्ति या पेशे में कोई भी परफेक्ट नहीं है, जिंदगी भर प्रैक्टिस ही करनी, और प्रैक्टिस को ही प्रयत्नशील होना बोलते। तो क्या लिखता है कि चिकित्सक को हमेशा, इसीलिए डॉक्टर आप देखना, कोई भी डॉक्टर है जो जिसके पास अच्छे पेशेंट हैं, जो अच्छा डॉक्टर है, वो हमेशा कुछ न कुछ पढ़ के सोए। और आजकल इंटरनेट है, पहले किताबों पे ज्यादा जोर होता था, अब तो नेट है, तो आदमी सोते टाइम भी कम से कम जो आज के दिन में उसने पेशेंट में डिजीज वगैरह में कोई चीज देखी जो उसके समझ नहीं आई, तो वो पढ़ेगा। या फिर कुछ डॉक्टर रूटीनली कुछ किताबों को राउंड द क्लॉक, मतलब कि एक साल में पूरी हो रही है कोई बात नहीं, रोज 4 पेज पढ़ के सो रहे, तो उनका वो कंटिन्यूस रिवीजन चलता रहता और उन्होंने हर बार कुछ नया मिलता। जैसे कुछ लोग अपने में से जो प्रैक्टिस के दौरान चक्रदत्त चिकित्सा और योग रत्नाकर ये पढ़ते रहते, तो नए योग मिलते रहते। तो चिकित्सक को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। क्यों? खुद को गुणों से संपन्न करने के लिए, अपने आप को इंटेलेक्चुअल बनाने के लिए, अपने आप को नॉलेज वाला डॉक्टर बनाने के लिए। श्रेष्ठ औषध और चिकित्सक क्या लिखता है? अच्छी औषध वही है जो आरोग्य दे दे, सही बात है, और अच्छा वैद्य वही है जो रोगों से मुक्त करते। तो तदेव युक्तम भेषजम यद आरोग्याय कल्पते, युक्त भेषज वही है जो आरोग्य दे दे, और भीषजाम श्रेष्ठ रोगेभ्यो ये प्रमोचित, और भीषक वो श्रेष्ठ है जो रोगों को हटा दे। ठीक। नेक्स्ट, बड़ी एक और शानदार लाइन है, सम्यक प्रयोगम सर्वेशाम सिद्धिर ख्याति कर्मण। सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर हुई है, इस बात का कंफर्मेशन एक ही चीज से होता है कि वो रोगी ठीक हो जाए। जैसे मान लीजिए कि वैद्य ने लिखा कि इस रोगी को एक तो ये योग बना दिया, फला 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 दवाई, फिर दूसरा एक संशोधन योग लिख दिया, और तीसरा उसको ये पथ्य लिख दिए, और वैद्य ने लिखा 7 डेज, और रोगी बोला 7 दिन बाद वापस दिखाने आना। 7 दिन बाद रोगी आया, बोले मैं बिल्कुल ओके हूं, तो इस बात से पक्का कंफर्म हो गया कि ये काम भी ठीक हुआ, ये दवाई भी सही ली, ये शोधन भी सही हुआ, और ये पथ्य भी इसने प्रॉपर लिया, तो कर्म सिद्ध हुआ। इस बात से इस चीज का कंफर्मेशन होता है कि सम्यक योग हुआ। और आगे लिखता है सिद्धिर ख्याति सर्वेश गुणेर युक्तम विष, और अगर आपकी लिखी दवाई से पेशेंट ठीक होगा तो उस सिद्धि से आपको ख्याति मिलेगी, मतलब आप पॉपुलर होंगे, और आप पॉपुलर होना आपका सिद्धि के थ्रू आपके गुणवान विद्य होने को दर्शाता है। तो ये रेफरेंस पूछा जा सकता है चरक सूत्र 1 का। हालांकि आजकल रेफरेंस वाले क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन ये इतनी सुंदर लाइन है, फर्स्ट चैप्टर में लिखी हुई। नेक्स्ट, इस तरह से अपना चरक संहिता का सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय का, सूत्र स्थान के प्रथम चतुष्क, बेशक चतुष्क जिसमें 1 से 4 चैप्टर है, उसका पहला अध्याय दीर्घ जीवित्य पूरा होगा। कल अपन पढ़ेंगे दूसरा अध्याय जिसका नाम है, बोलो, अपामार्ग तंडुल, और ये संबंधित है किससे? लपड़ मारूंगा अभी। क्यों? क्योंकि इसमें पंचकर्म है बाबू। चरक संहिता में सबसे पहले पंचकर्म शब्द कहां आता है? इसी में। और पंचकर्म के पंचकर्म में सबसे पहले किन द्रव्यों का संग्रह किया इस चैप्टर में? शिरोवृत्ति। कितने किए? 25।
25, 18 मूलिनी, सॉरी 16 मूलिनी, 19 फलिनी। और स्थावर जांगम में स्थावर द्रव्य कितने थे? 18 और 19 थे जांगम द्रव्यों के ग्राह्य, है ना, तो फर्स्ट चैप्टर में। दूसरे में पंचकर्म वाली हो गए। इसमें श्रेष्ठ कौन था? शिरोविरेचन। अपामार्ग, अपामार्ग से बीजानी पिपली मरीचानी विडंगानी अथ शीघ्रुनी सरसपांसी तुमरूनी, ऐसी लाइन थी। अब कल आप क्या करके आएंगे, ये लाइन जरूर से याद करके आएंगे। और मैंने आपको बोला है कि कुछ लाइनें याद करना जरूरी है। अगर आपने ये एक लाइन याद कर ली तो आप बिलीव करो कि आपके 5 टॉपिक जो है चरक सुश्रुत में से वो कवर हो जाएंगे। ये याद करनी है, और जिसको याद करना होता है उसके लिए अपन बोलते हैं MTR, मुझे तुम रटो। तो आप ये जरूर से ये लाइन पक्के से याद करके आ जाए कल। ठीक, कल पढ़ेंगे आपका दूसरा चैप्टर, ये अंत परिमार्जन, मतलब अंदर से साफ सफाई के लिए है, इंटरनल मेडिसिन है। एक्सटर्नल वाला किसमें आएगा? आरग विद्य तीसरा, और चौथा षड विरेचन समासित में 50 महाकषाय पढ़ेंगे अपन। और दूसरे चैप्टर में और क्या है? 28 यवागु, जो संसर्जन कर्म वाली होगी ना भाई। पहले आपने पंचकर्म किया तो फिर संसर्जन कर्म में जो यवागु आती वो भी इसी। ठीक है, बाकी का पढ़ेंगे